हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प ब्रेनर्स 34 में। फ्रेंड्स, हाँ जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मैंने गलता लोहा जो पाठ है उसका प्रारंभ कर दिया था, और लास्ट में हमने देखा था कि धनराम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली थी, तथा जो उनके पास पड़ोस के गाँव वाले थे उनको कभी याद ही नहीं रहा था कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का ऑफर करने लगे थे, अर्थात गंगाराम के कार्य को धनराम का कार्य करने लगे थे। चलिए फ्रेंड्स, आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्कूल की सीमा, यहाँ पे सीमा मतलब क्या है, पढ़ाई पूर्ण करते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। अब फ्रेंड्स, जो मोहन था उसने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई समाप्त करके उसको तुरंत छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई थी, और त्रिलोक सिंह मास्टर जो थे वे हरदम यही कहा करते थे कि मोहन अवश्य उनके तथा उनके स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो फ्रेंड, जो त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी थी वह किसी हद तक सिद्ध होती अर्थात सही होती दिख रही थी। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। अब फ्रेंड, जो वंशीधर थे वो पुरोहिताई का काम करते थे, अर्थात पूजा पाठ का काम करते थे, घर घर जाकर हवन करने का काम करते थे। तो फ्रेंड्स, जब मोहन को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई तब वंशीधर तिवारी को हौसला और भी बढ़ गया, और वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने गए थे। और फ्रेंड्स, वे अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे थे। ऐसा क्यों, वे स्वप्न ऐसा क्यों देखने लगे थे? क्योंकि अब आगे पढ़ते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने अर्थात जो पुरोहिताई का धंधा था उन्हें निराश कर दिया था, उसने उसे निराश कर दिया था। अब फ्रेंड, वे इसलिए उसे बड़ा आदमी बनाने की सोच रहे थे क्योंकि जो वंशीधर तिवारी थे उनके 10 पीढ़ी से जो एक ही धंधा चला रहा था जो कि था पैतृक धंधा, उसने उसे निराश कर दिया था क्योंकि उससे वह अपने परिवार का सही से भरण पोषण नहीं कर पाते थे। तो फ्रेंड्स, वे चाहते थे कि उनका जो बेटा है मोहन, वह भी इन सब परिस्थितियों से ना गुजरे, अर्थात वे पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। और फ्रेंड, जो वंशीधर थे वे दान दक्षिणे के बूते पर किसी तरह अपने परिवार का आधा पेट भर पाते थे। और फ्रेंड्स, जो वंशीधर थे उनको पुरोहिताई में जो भी दान दक्षिणा मिलती थे उससे वे किसी तरह अपने परिवार का आधा पेट भर पाते थे, अर्थात अपने परिवार का सही से भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे या उनकी हार्दिक इच्छा थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे दारिद्र्य का मीनिंग क्या होता है? गरीबी। अब फ्रेंड्स, जो वंशीधर थे वे यह चाहते थे कि जो मोहन उनका बेटा है वो पढ़ लिख कर उनके वंश का किसी तरह गरीबी मिटा दे, अर्थात दारिद्र्य मिटा दे। और जो वंशीधर थे उनकी यही हार्दिक इच्छा थी कि वे किसी तरह अपने मोहन को पढ़ा लिखा लें तथा मोहन पढ़ लिख कर उनके वंश का दारिद्र्य गरीबी मिटा सकें। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। अगर हम किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं तो जब तक कि हम उसे करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कि वह हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। जैसे कि फ्रेंड, फॉर एन एग्जाम्पल कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मुकेश अंबानी के जैसे बन जाएं, तो फ्रेंड्स इच्छा हमारी कि हम मुकेश अंबानी के जैसे बन जाएं, लेकिन फ्रेंड जब तक कि हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, हम लोग पैसे नहीं पा पाएंगे अपने हार्ड वर्क से, तो फ्रेंड्स हम लोग ये तो मुमकिन है नहीं कि हम लोग मुकेश अंबानी के जैसे बन पाए, क्योंकि मुकेश अंबानी भी पहले गरीब बालक था, लेकिन उन्होंने अपने मन को पढ़ाई लिखाई कर अच्छा बिजनेस कर हार्ड वर्क करके वे इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अर्थात यहाँ तक कि एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स, इच्छा मतलब कि इच्छा किसी चीज़ के कर लेने से वह हो नहीं जाती जब तक कि हम उसको वाकई में ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, वही यहाँ पे लिखा है, लेकिन इच्छा
होने भर से सब कुछ हो नहीं जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। अब फ्रेंड, मोहन जिसमें आगे की पढ़ाई प्रारंभ कर सके, वह जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था, अर्थात 4 किलोमीटर दूर था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेने के बाद मोहन जिस स्कूल से अपने आगे की पढ़ाई प्रारंभ कर सके, वह गांव से कितने मील दूर था। तो फ्रेंड्स, उसका उत्तर क्या होगा? 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। और फ्रेंड्स, जो 4 मील की दूराई थी, तो फ्रेंड्स उसमें 2 मील की तो चढ़ाई थी, और जब बरसात का मौसम आता था तो उसमें एक नदी पड़ती थी उसके बीच में। मतलब उनके जब वे अपने स्कूल जाते थे तब उसमें एक नदी पड़ती थी, तो उसकी समस्या अलग थी, अर्थात वाकई मोहन को समस्या देती थी अपने आगे की पढ़ाई प्रारंभ करने में। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। तभी भी ये सब मतलब कि परिस्थितियों के देखने के बाद भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। और फ्रेंड्स, ये सब समस्याओं को देखते हुए वंशीधर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने लड़के मोहन का नाम आखिर में स्कूल में लिखवा ही दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने का कोशिश करते थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्या व्यसनी की मीनिंग आप लिख लीजिए पहले। विद्या व्यसनी की मीनिंग होती है पढ़ाई में रुचि रखने वाला, अर्थात फ्रेंड्स जो पढ़ाई में रुचि रखते थे बालक, उनके उदाहरण देखें, उसे भी उत्साहित करते थे कि वे भी पढ़ाई में अच्छा बन सकें। तो फ्रेंड्स, इसकी आपने मीनिंग लिख ली होगी, मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने अपने बालक मोहन का नाम स्कूल में लिखवा दिया, तब मोहन जो लंबा रास्ता था वह तय कर स्कूल जाता था, और जब वह छुट्टी के बाद वापस लौटता था घर, तो वह थक जाता था, थका मांदा घर लौटता था। तो अर्थात वह थक कर जब घर लौटता था, तो जो उनके पिता वंशीधर तिवारी थे, तो वे उनको अर्थात किसको? मोहन को कथाओं से, पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उत्तर देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे, अर्थात वे उसे जो पढ़ाई में रुचि रखने वाले बच्चे होते थे उनकी उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। अब फ्रेंड्स, तो जो वर्षा के दिन थे उसमें उस दिनों में नदी में मतलब कि पानी ज़्यादा आ जाता था, पानी ज़्यादा हो जाता था, तो उसको पार करने में उसको मोहन को कठिनाई होती थी। तो अर्थात इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए वंशीधर तिवारी ने अपने यजमान के यहाँ मोहन का डेरा तय कर दिया, अर्थात मोहन के रहने की बात कही उनसे, अर्थात वहाँ पे मोहन रहने लगा था। कहाँ पे रहने लगा था, ये क्वेश्चन हो सकता था। तो फ्रेंड्स, एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था वंशीधर ने, एक यजमान के घर पर रहने लगा था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। अर्थात फ्रेंड्स, जब मोहन रहने लगा तो वो अन्य बच्चे भी उस यजमान के घर पर रहते थे। यजमान मतलब कि यज्ञ कराने वाला व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वो अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता था और छुट्टियों में जब नदी उतार पर होती थी, अर्थात नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता था, पानी कम हो जाता था, तब वह गांव लौट आता था। तो फ्रेंड्स, इससे हमें यह पता चलता है कि उस घर में अभी तक तो यजमान जो था वह अभी मोहन की सही से खातिरदारी कर रहा था, उसे खाने को सब कुछ दे रहा था। अर्थात फ्रेंड्स, मोहन खा पी कर स्कूल जाता था और छुट्टियों में नदी उतार होने पर
गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ हथियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी रुक गया। तो फ्रेंड, एक बार की बात है कि जब मोहन की छुट्टी हुई तो वह नदी का पानी कम होने की राह देख रहा था, और जैसे ही वह कम हो गया पानी, तो जो मोहन था और उसके साथ कुछ घसियारे थे, वे नदी पार कर घर आ रहे थे। तो वहाँ पे एक मतलब कि एक एक एक्टिविटी हो जाती है कि जो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने लगती है, कि फ्रेंड जो पहाड़ था उसकी दूसरी ओर कहीं भारी वर्षा होने लगती है, और जिसके कारण अचानक नदी का पानी बढ़ जाता था, और फ्रेंड जो पहाड़ थे उनके ऊपर से पानी आकर के नदी में आ जाता था। जब भारी वर्षा होने लगी थी, आने प्रारंभ हो गया था, तो धीरे धीरे नदी का पानी बढ़ना भी आरंभ हो गया था। तो फ्रेंड, पहले नदी की धारा में झाड़ झंकार और पतेल आने शुरू हो गए। तो फ्रेंड, पहले तो नदी में मतलब कि झाड़ झंकार, मतलब कि यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, कीड़े मकोड़े और पात पतलाए, मतलब कीड़े मकोड़े आने शुरू हो गए। तो अनुभवी घसियारों ने, घसियारों की मीनिंग क्या होगी, जो घास काटते हैं, घास काटते हैं। सॉरी फ्रेंड फॉर डिस्टर्बेंस, घास काटने वाले। फ्रेंड थोड़ा सिस्टम नहीं बन पा रहा, तो आप लिख लेना, घसियारे कौन होते हैं, जो घास काटने वाले। ने तेज़ी से पानी को काट कर आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, अचानक पानी आ गया नदी में, और झाड़ पत्ता कीड़े मकोड़े आने शुरू हो गए। तो कुछ घसियारों ने नदी का पानी काट दिया, अर्थात कुछ मिट्टी काट दी, जिससे कि पानी नदी से दूसरी और कहीं पे जा सके। तो फ्रेंड्स, उन्होंने काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पानी काट दिया, फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुँचते पहुँचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुँचा। अर्थात फ्रेंड्स, जब उन्होंने कुछ घसियारों ने पानी को काट दिया, तब मोहन और कुछ घसियारों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब वह किनारे पर जब वे किनारे पर नहीं पहुंच पाए थे, अर्थात किनारे पर नहीं पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पाता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मोहन और कुछ घसियारे अभी तक की नदी के किनारे नहीं पहुंच पाए थे, अर्थात उसके पहले ही उनके पास मटमैला पानी आ गया था, पानी का रेला उन पर आ गया था। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। अर्थात फ्रेंड्स, ये शुक्र मनाओ कि वे लोग ये शुक्र मना रहे थे कि वे कुछ घसियारे और मोहन सकुशल नदी पार करने में सक्षम हुए, अर्थात सफल हुए। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। जब फ्रेंड्स या बंशीधर को घटना पता चली, तो वे घबरा गए एकदम, और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे थे। कौन चिंतित रहने लगे थे अपने बच्चे को भविष्य को लेकर, यह हमसे बन सकता है? तो फ्रेंड्स, उसका उत्तर क्या होगा, बंशीधर। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि बिरादरी के संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। तो फ्रेंड, एक कोई रमेश होगा गांव का रहने वाला, कोई बिरादरी एक उनकी होगी तिवारी। बिरादरी का यहाँ मतलब क्या है, रमेश भी तिवारी था, अर्थात पंडित ही था, एक संपन्न परिवार से बिलोंग करता था। तो फ्रेंड्स, उन दिनों रमेश लखनऊ से छुट्टियों से गांव आया हुआ था, लखनऊ उसके पढ़ा।
उसके लखनऊ से छुट्टियों के बाद वह गाँव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की। अर्थात फ्रेंड्स, बातों बातों में ही वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उनसे किससे चिंता प्रकट की। फ्रेंड्स, उसका उत्तर क्या होगा? रमेश से। उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को अपने साथ ही लखनऊ भेज दें। तो फ्रेंड, तब जब वंशीधर ने कहा कि अपनी चिंता प्रकट की मोहन के बारे में कि उसको कठिनाई होती है पढ़ाई, 4 मील दूर है स्कूल, तो उसको कठिनाई होती है पढ़ाई करने में। तब वंशीधर ने जो रमेश था उसने उत्तर दिया, अर्थात उसने सहानुभूति भी जतलाई कि और उन्हें सुझाव भी दिया। किसको सुझाव दिया? वंशीधर को, कि वे मोहन को अपने साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ सकेगा। रोहन ने कहा कि घर में 4-5 प्राणी हैं, तो उनमें से अगर एक और बढ़ जाएगा तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अर्थात लखनऊ एक बड़ा शहर है, उसमें मोहन की सही ढंग से पढ़ाई हो पाएगी। ये किसने कहा फ्रेंड्स? रमेश ने। किससे कहा? वंशीधर से। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए थे। अर्थात फ्रेंड, जब ये रमेश ने बात की कि वह मोहन को अपने साथ लखनऊ भेज दे, तब वंशीधर को रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए थे। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। अर्थात ये सब उनकी मतलब कि एक नर्मता स्वभाव देखकर, उनका अच्छा स्वभाव देखकर रमेश का वंशीधर की आंखों में पानी आ गया था। तो उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा है। अर्थात फ्रेंड्स, वे रुआसे मन से रमेश से यही कह पाए कि बिरादरी का तो यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़ कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुँचा। अर्थात फ्रेंड्स, जब छुट्टियाँ कुछ रह गई थी, अर्थात छुट्टियाँ बीत गई थी सारी, कुछ ही रह गई थी, तब रमेश अपने माँ बाप के साथ अर्थात गांव की दुनिया से बिछड़ कर सहमा मोहन भी उसके साथ लखनऊ पहुँचा। अर्थात रमेश जो था वह अपने माँ बाप के साथ छुट्टियां शेष होने पर लखनऊ वापस चला गया। अर्थात उनके साथ मोहन भी कुछ सहमा सा लखनऊ चला गया था। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अर्थात एक नया उनका जीवन शुरू हुआ। एक नया उनका जीवन शुरू हुआ, एक नया जीवन का अध्याय शुरू हुआ। किसका एक नया जीवन का अध्याय शुरू हुआ? मोहन का कहाँ पे? लखनऊ में। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि रमेश के घर में कितनी महिलाएं थी, तो उसका तो उत्तर होगा 2 महिलाएं। और यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उन दोनों महिलाओं को मोहन क्या कहकर पुकारता था, तो फ्रेंड्स उसका उत्तर हो जाएगा, एक को वह चाची कहकर पुकारता था तथा दूसरी को भाभी कहकर पुकारता था। का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए काम काज में हाथ बटाने का साधन बन गया। अब फ्रेंड्स, जो रमेश के घर में 2 महिलाएं थीं, मोहन उसे चाची और भाभी कहकर पुकारता था और उनके हाथ बटाने का भी कार्य करता था, उनके साथ कार्य भी करवाता था। और जो मोहल्ले में चाचियाँ और भाभियाँ थीं, वे उनके साथ भी कार्य कराने का कार्य करता था। अर्थात वह उनके हाथ बटाने का साधन बन गया था। इसमें कामकाज में मोहन थोड़े दही तोलादे बाजार से मोहन ये कपड़े धोबी को देतो आ। मोहन 1 किलो आलू तोलाते और औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि शुरुआत में तो रमेश ने अच्छा व्यवहार किया मोहन के साथ, परंतु वह उससे ढेर सारा काम लेता था। यहाँ तक कि वह अपने घर में तो काम लेता था और
उसके साथ साथ वह अपने मोहल्ले के चाचियों और भाभीयों के साथ भी हाथ बटाने का काम लेता था। और वह रमेश उसे कहीं कुछ काम बताता था, कहीं कुछ काम बताता था, तो उनके घर में महिलाएं जो थी रहती थी, वे भी उन्हें कुछ न कुछ काम बताया करती थी। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना उनके सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अर्थात फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग को पहले ही पता चल गया था कि जो रमेश था बाबी पंडित था और जो मोहन था बाबी पंडित था। अर्थात फ्रेंड्स, इससे यह हमें पता चलता कि वे दोनों एक ही बिरादरी के थे। परंतु जो रमेश था उसको मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। अर्थात उसे यह जान पड़ता था कि अगर वह मोहन को अपना भाई बिरादर बता रहा है तो वह उसके सम्मान के विरुद्ध है और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। और फ्रेंड्स, जो मोहन था उसे रमेश के द्वारा घरेलू नौकर से ज़्यादा हैसियत नहीं दी जाती थी। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि रमेश मोहन को किस हैसियत से देखता था। अर्थात इसका आंसर होगा घरेलू नौकर की हैसियत से वह उसे देखता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। अर्थात फ्रेंड्स, जब रमेश के साथ ये सब क्रूरता वाला व्यवहार मोहन के साथ होने लगा था तो मोहन भी उसे धीरे धीरे समझ रहा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया था। अर्थात फ्रेंड, जब मोहन ने उससे बहुत कहा रमेश से कि उसका नाम लिखवा दिया जाए पढ़ाई करने के लिए, तब थोड़ी हीला हवाली अर्थात टाल मटोल करने के बाद रमेश ने जो उसके निकट में एक साधारण स्कूल था उसमें उसने मोहन का नाम लिखवा दिया था। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि जो मोहन था वह गांव से शहर आया हुआ था, अर्थात उसके लिए एकदम नया वातावरण था। और फ्रेंड्स, जो रमेश के घर वाले थे अर्थात उसके मोहल्ले वाले थे और रमेश खुद उसे काम पे काम बताया करता था। और वे दिन जो मोहन था वे दिन रात काम के बोझ के कारण वह पढ़ ही नहीं पाता था। अर्थात वह एक मेधावी छात्र था गांव का, लेकिन उसने अपने शहर में आकर कोई पहचान नहीं बना पाई। अर्थात उसकी शहर में सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन की शहर में सुचारू रूप से पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर होगा नए वातावरण के कारण तथा दिन रात काम के बोझ के कारण उसके शहर में सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पाई। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। फ्रेंड्स, उसका जो जीवन था वह साधारण चल रहा था। किसका? मोहन का। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो रमेश उसकी आइडियोलॉजी को देखिए। जब कभी भी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो वही एक मौका था कि मोहन अपने गांव वापस चला जाए। अर्थात कुछ दिनों मोहन अपने गांव में भी व्यतीत कर ले। लेकिन फ्रेंड, जो रमेश था वह उसको काम के बोझ के कारण उसे गांव नहीं भेजता था और वहाँ पे बहाना क्या कर देता था कि उसे अगले दर्जे की तैयारी करनी है, अर्थात वह गांव नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन क्यों नहीं गर्मियों की छुट्टियों में गांव जा सकता था। तो फ्रेंड्स, उसका उत्तर होगा कि जो रमेश था वह उसे नहीं जाने देता था, क्योंकि वह उससे काम करवाता था। अर्थात उससे चले जाने से
काम सही से नहीं हो पाएगा, अर्थात तो सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स मोहन या मतलब कि उदाहरण दे देता था कि उसके घर का कोई प्राणी और कि उसे अपने अगले दर्जे की पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन कब अपने गांव जा पाता था। तो फ्रेंड्स उसका उत्तर होगा जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता था, तभी वह गांव जा पाता था। और फ्रेंड्स चलो आगे पढ़ते हैं। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरी थी। सवाल रमेश और उसके गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। जैसा फ्रेंड्स मैंने बताया था पहले आपको कि अगले दर्जे की पढ़ाई तो एक बहाना ही था कि उसे अगले दर्जे की पढ़ाई जारी रखनी है, लेकिन सवाल तो रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। अर्थात फ्रेंड्स मोहन जो था उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। अर्थात उसने यह सोच लिया था कि उसे अब रहना तो यहीं पे, अर्थात वह रो के रहेगा तब भी यही रहेगा और हंस के रहेगा तब भी वो यहीं पे रहेगा। अर्थात फ्रेंड्स वहाँ पे उसने अपने रहने की आदत को डाल लिया था। वह घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। अर्थात फ्रेंड यहाँ पे मोहन ने बहुत अपने दिमाग से काम लिया। अब वह अपनी स्थिति को, वास्तविक स्थिति को घर वालों को नहीं उसने बताना चाहा था, क्योंकि जो वंशीधर उसके पिता थे जो उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं हैं। अर्थात फ्रेंड्स जो 8वीं की परीक्षा थी, 8वीं की पढ़ाई थी, सॉरी फ्रेंड्स, वह उसको समाप्त कर जो मोहन था वह अपनी छुट्टियों में गांव आया था। और जब वह लौट कर लखनऊ पहुंचा तो उसने यह अनुभव किया कि रमेश और उसके परिवार वालों ने जो उसके आगे की पढ़ाई है उसके करने के, अर्थात उसको पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस और से होती वह उसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे बेकार फिर रहे हैं। अर्थात फ्रेंड्स बात जहाँ से शुरू होती थी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी और यह उदाहरण दे दिया जाता था कि तुम क्या पढ़ लिख कर करोगे, यहाँ पे तो इस देश में तो हज़ारों लाखों BA MA किए हुए हैं जो बेरोजगार मारे फिर रहे हैं, अर्थात बेकार मारे फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रमेश कहता है कि ऐसी पढ़ाई का क्या जो जिससे कोई मतलब कि जो बेकारी है, जिससे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। उसकी मानसिकता में तो यही भरा हुआ था कि रमेश में। लेकिन फ्रेंड्स आज की जो हम लोगों की मानसिकता है वह यह नहीं, अर्थात पढ़ाई एक बात चीज़ है जिससे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं, अर्थात दुनिया में खुद को फेमस कर सकते हैं, अर्थात दुनिया में मतलब कि दुनिया को देखने का मौका मिल सकता है, अर्थात खुद को एक हमारी फोन से हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अर्थात फ्रेंड्स उसका इन चीज़ों का एक ही मतलब निकल रहा था कि जो रमेश था वह उसके आगे की पढ़ाई प्रारंभ करने में पक्ष में नहीं था। अर्थात वह यह चाहता था कि वह घर की महिलाओं के साथ उनके हाथ बटाए। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीक स्कूल में भर्ती करा दिया था। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता था। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़े होने के बजाय कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अर्थात इतना सब कहने के बाद जो रमेश था उसने अपने परिचित
जिसे वह जानता था, के प्रभाव से मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया था। और फिर भी मोहन की दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया था। वह घर आता था, फिर महिलाओं के साथ हाथ बटाने का काम करता था। वह उसी में व्यस्त रहता था। वह अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर नहीं पाता था। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष बीत गए और मोहन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। अर्थात वह अपने पैरों पर खड़ा होने के बजाय वे कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अर्थात यहाँ पे मोहन को बहुत ठेस पहुँची होगी। वह कितना अच्छा मेधावी छात्र था। वह स्कूल का और त्रिलोक सिंह मास्टर का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे देखिए वह अपने पैरों पर ही नहीं खड़ा हो पा रहा था। और यहाँ वह दिन भी उसे देखना पड़ा कि जब कारखाने और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। अर्थात कारखाने और फैक्ट्रियों के छोटे काम में वह चक्कर लगाने लगा, जहाँ पे कोई भी कार्य सही से नहीं होता है। अर्थात यह कार्य उसके लिए बिल्कुल भी नहीं शोभा देता था। वह उसके चक्कर लगाने लगा। परिस्थिति ऐसी भी आ जाती कभी कभी। वंशीधर जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता था तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वे एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। अर्थात जब मोहन के बारे में वंशीधर से कोई पूछता तो वे उसके मतलब कि बहुत वाहवाही की छड़ी लगा देते थे और उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत लगाने लगते थे। अर्थात वे उसके पढ़ाई के बारे में सही से बताने लगते थे कि वह एक पढ़ने में अच्छा लगा। अर्थात उसकी अच्छाइयों की लंबी छड़ी लगाने लगते थे और मन ही मन उनको विश्वास था। अर्थात वंशीधर को मन ही मन विश्वास था कि जो मोहन है वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर अवश्य लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ उन्हें गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपना स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। अर्थात यहाँ पे देखिए कौन सी स्थिति आ पड़ती है कि जब वंशीधर को अपने बेटे की स्थिति के बारे में अर्थात वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो ना उन्हें सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को उसके दुख के बारे में बता भी नहीं पा रहे थे। अर्थात वे उसे दुख के बारे में बताने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। धनराम ने भी एक दिन उससे मोहन के बारे में पूछा था। और फ्रेंड जो धनराम था कौन, उसका मोहन का सहपाठी, उसने भी वंशीधर से मोहन के बारे में कुछ पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्त हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर नियुक्त हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स जब धनराम ने मोहन के बारे में उनसे कुछ पूछा तो वे बताने लगते हैं एक घास का तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए था दांतों को एक साफ करते हुए बताने लगते हैं कि जो मोहन है वह सेक्रेटरिएट के पद पर नियुक्त हो गया है और वह थोड़े ही दिन में विभागीय परीक्षा देकर बड़े पद पर नियुक्त हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था, ऐसा होना ही था उसने सोचा। और फ्रेंड्स जो धनराम था उसे अपने मास्टर त्रिलोक सिंह की जो भविष्यवाणी थी उस पर पूरा विश्वास था और वह मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा तो होना ही था या तो होना ही था। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष देकर वंशीधर आगे बढ़ रहे थे। अर्थात फ्रेंड्स जो वंशीधर थे उन्होंने धनराम से झूठ बोला था और जो मतलब कि दांतों के बीच में तिनका दबाकर जो उनके दांत थे उनके बीच में उन्होंने तिनका दबाया हुआ था और असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर अर्थात वे यह दिखलाना चाहते थे कि वे असत्य नहीं बोल रहे, अर्थात संतोष ही बोल रहे हैं, अर्थात सत्य ही बोल रहे हैं। धनराम के शब्द थे कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। और फिर धनराम कहते हैं कि मोहन लला तो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के नए
नए प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते हैं। अब फ्रेंड्स फिर से वे अब यहाँ पे दूसरा अध्याय शुरू होता है और फिर यहाँ पे वे फिर से बातें करने लगते हैं किसके बारे में, त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ में अपने बचपन की बातें भी करने लगते हैं। अर्थात फ्रेंड जो धनराम थे उसने मोहन के हसुए को फाल को बेस से निकाल कर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार कर दी। अर्थात फ्रेंड्स जो धनराम था उसने मोहन के हसुए को फाल को बेस से निकाल कर उसने भट्टी में उसको तपाया और फिर मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी, अर्थात उसको धारदारी बना दिया, उसकी धार अच्छी कर दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा था। अर्थात फ्रेंड जो लोहा गर्म हो चुका था और उसे ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बेत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। अर्थात फ्रेंड जो गर्म लोहा था उसे ठंडा होने में काफ़ी समय लग रहा था, फिर धनराम ने उसे बेत पहनाकर मोहन को वापस लौटा दिया और अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगता है। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। तो फ्रेंड्स उसे ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था, तो उसे वह भूल चूक के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि बेचारे पंडित जी जो पंडित वंशीधर हैं उनको तो फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो वे उसे अवश्य तत्काल बना देते थे। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना हो। फिर जब मोहन ने उत्तर कुछ दिया नहीं, लेकिन हसुए को हाथ में लेकर वह वहीं पे बैठ गया और उसे वापस जाने की कोई जल्दी ना थी। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। अर्थात जो सामान्य तौर से जो ब्राह्मण लोग थे उनके जो वे लोग थे तो वे जो लोहारों का मोहल्ला हुआ करता था उनके मतलब कि उनके लोहारों में बैठना उठना नहीं होता था। किसी काम के सिलसिले में या शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा दी जाती थी। और फ्रेंड्स अगर कोई काम काज पड़ता था तो वे जाते थे लोहार के टोलों में, लेकिन वे खड़े खड़े ही बातचीत निपटा लिया करते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। अब फ्रेंड जो लोहार लोग थे उनको वे उनके मर्यादा के विरुद्ध यह समझा जाता था कि अगर वे ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण मोहल्ले के लोग हैं, अगर वे उनको बैठने के लिए भी कह दें तो वे उनके मर्यादा के विरुद्ध होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में लगता है कि जो लोहार लोग होते थे वे अपनी मर्यादा के विरुद्ध क्या समझते थे। तो फ्रेंड्स उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण टोले को लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध था। बैठने के लिए कहना भी वे अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझते थे। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हुआ, ऐसा संभव नहीं था। तो जैसा कि हम लोग जानते कि कुछ वर्षों से जो मोहन था वह बराबर शहर में रह रहा था, लेकिन वे गांव की मान्यताओं को जानता था और उससे अपरिचित हो जाए ऐसा कोई संभव नहीं था, ऐसा कभी भी संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार के असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता था। और फिर जो वह व्यवहार कर रहा था वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा था, मतलब कि कुछ उसका व्यवहार बदला लग रहा था। तो धनराम ने जो उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ गया था, लेकिन उसने प्रकट नहीं किया, उससे कुछ कहा नहीं मोहन से और अपना कार्य करने लगा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए, जो लोहे की एक मोटी छड़ थी उसको जो धनराम था उसको भट्टी में गरम कर गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट पे सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। अब फ्रेंड जो धनराम था वह एक हाथ से सड़सी पकड़े हुए था और जो दूसरा हाथ था वह उससे
हथौड़े की चोट मार रहा था, उस जिसके कारण जो निहाई पर लोहे की छड़ की सिरा थी वह ठीक से फंस नहीं पा रही थी और जिसके कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच तैयार कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपीतुली चोट मारते अवश्य हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकने पे शुगर गोले का रूप दे डाला। अब फ्रेंड्स, जो मोहन था वह धनराम के इस कार्य को थोड़ी देर तक तो देखते ही रहा, फिर उसने अपना संकोच त्यागा और दूसरी पकड़ को लोहे को स्थिर कर दिया, मतलब कि एक जगह पर रख दिया और धनराम के हाथ से हथौड़े को लिया और वह उस पर चोट मारने लगा। किस पर? लोहे पर चोट मारने लगा। अर्थात अभ्यस्त, मतलब कि उस चीज़ के बारे में ज्ञान न होना, वे अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते। जो मोहन था उसे अभ्यास न होने के कारण, अर्थात अभ्यास न होते हाथों से धोखनी फूंक कर वह लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करता और फिर निहाई पर उसे ठोकता पीटता और धीरे धीरे उसने सुगड़ का रूप दे डाला, अर्थात गोलाई का रूप दे डाला। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ पे मोहन ने क्या दर्शाना चाहा है कि जो लोहार का काम होता है वह सिर्फ लोहार का ही नहीं होता है, उसे कोई भी कर सकता है और अगर वह उसे कर सकता है तो वह उसकी नामवरी समझी जाती है और उसमें उसकी कोई बदनामी नहीं समझी जाती है। मोहन का ये हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। और फ्रेंड, मोहन ने ये सब कार्य इतनी फुर्ती से किया और आकस्मिक ढंग से किया कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला, उसे कुछ बोलने का। यहाँ पे फ्रेंड्स, चूक का मतलब क्या होगा? बोलने का मौका ही नहीं मिला, बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिला। वह आवाक मोहन की ओर देखता रहा और वह आवाक रहकर वह मोहन की ओर देखता रहा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, धनराम को मोहन के कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ। वह शंकित दृष्टि इधर उधर देखने लगा। अब फ्रेंड, जो धनराम था उसको मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने यह कारीगरी की है, लेकिन उसको आश्चर्य इस बात का हुआ कि वह पुरोहित खानदान के युवक को इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर स्वयं बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। अर्थात फ्रेंड्स, उसको आश्चर्य पुरोहित के खानदान के एक युवक पर हुआ था। वह संकेत दृश्य इधर उधर देखने लगा, अर्थात वह संकेतजनक इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। अर्थात फ्रेंड्स, जो धनराम था उसकी संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन होकर, अर्थात उसे त्याग कर उसे त्याग कर संतोष भाई से जो उसके लोहे का छल्ला था उसके त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की और अपनी कारीगरी की स्वीकृत पाने की मुद्रा में देखा। अर्थात फ्रेंड, उसने एक दृश्य देखा कि वह धनराम की तरफ देखे और वह उसकी कारीगरी की प्रशंसा करे। उसने इस नज़र से धनराम की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सर्जन की चमक थी जिसमें ना स्पर्शता थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। और फ्रेंड, जो मोहन था उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन उसमें कोई फ्रेंड्स मतलब कि कुछ स्पर्शता नहीं थी और ना ही किसी प्रकार का जीत भाव का भाव था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मोहन ने यह दर्शाना चाहा है
कि ना तो कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, और या यहाँ इस संसार में न किसी के काम को लिख दिया गया है और ना ही लिखा जाएगा। किसी के कार्य को भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसमें किसी की ना तो बदनामी होती बल्कि उसमें उसकी वाहवाही होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो धनराम था उसको मतलब कि वह अपने जातिहीन पर ज़्यादा विचार करता था कि वह छोटी जात का वह बड़े जात के लोग से बातें नहीं कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मोहन ने उसके यही सब उसके विचारों में सुधार करने के लिए किया था। अतः तो उसमें यह दर्शाया है, इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि ना तो कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता, और किसी के कार्य करने से वह उस जाति का नहीं बन जाता। अर्थात फ्रेंड्स, जैसे कि मोहन ने लोहार जाति का कार्य किया, अर्थात वह लोहार नहीं बन गया बल्कि वह पंडित ही था। तो फ्रेंड्स, देखा कि यह चैप्टर कितना अच्छा था और कितना हम लोगों को मतलब कि मॉरल देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हिट द बेल आइकन। और फ्रेंड्स, अगले चैनल में अगले वीडियो में हम लोग इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर को या वन वर्ड आंसर के वो MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।